आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स आपने अच्छे से किए हुए हैं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अब आपको अच्छी तरह से आता है, राइट। अब एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं सिस ट्रांस में। अगर हमारे पास कहीं पर भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स टुगेदर आना शुरू हो जाए, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे भी ए और बी लगा हो, तो हम कहेंगे ये सिस आइसोमर है। इवन में आप ऐसा नहीं कह सकते, ऑड में आप इसे सिस आइसोमर कहोगे। अगर यही तीन डबल बॉन्ड एक साथ हैं और अब ए बी बी ए रख गया, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस आइसोमर। तो ये सिर्फ तब कह सकते हो जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स टुगेदर लिखे नजर आ जाए, तो सिस ट्रांस इज पॉसिबल इन दैट केस ऑल्सो। ठीक है, 1 3 5 7 अगर ऐसे डबल बॉन्ड एक साथ लगे हुए नजर आए तो सिस ट्रांस इज अगेन पॉसिबल, राइट। समझ आ गया यहां तक सबको? एल्केन्स में इसके अलावा बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज आइसोमरिज्म के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। स्ट्रक्चर में आपने केमिकल बॉन्डिंग में किया था कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक p ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है साइड वाइज ओवरलैप कर जाता है टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो मैंने आपको इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या ऑर्बिटल डायग्राम कराया था। किया हुआ है ना सबने? यस मैम। भूले तो नहीं आप लोग? इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं। अगर ये मैंने इथीन बना दिया तो आपको वो कह सकते हैं दिस इज C2H4 और इट इज इथाइलिन। ये कॉमन नेम है उसका। सुन, देखने में ऐसा लगता है इथाइलिन जैसे कि इथाइन ही होगा, लेकिन ये इथीन का नाम है। ठीक है, मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड। बिल्कुल नहीं। फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड तो वो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में कराया था। सीटस का होता है कौन सी? फ्यूमेरिक एसिड एसिड है बेटा, वो अलग है। नहीं, मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और इसको हम रिप्रेजेंट क्या करते थे? देयर इज 1 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव 1 बिलो। याद आ गया? इट मीन्स इथीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है विद 1 क्लाउड अबव द सिस्टम और 1 क्लाउड बिलो द सिस्टम। ठीक है जी, याद आ गया? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे प्रेजेंट है। और अगला टॉपिक हमारा होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। बेटा एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकेंड आपके पास है सिस एंड ट्रांस में से ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल। सिस और ट्रांस में से ट्रांस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस। तो दीज आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, और सिस में सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए सिस थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, यानी जब आप कभी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि सिस और ट्रांस आइसोमर में से ट्रांस फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल। याद आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें जितना मैंने बोला? हाँ जी बोला। रेडॉक्ट में एक बार आपने रेडॉक्ट में इक्विलिब्रियम में शायद लिखवाया था ना कि कैटलिस्ट cannot make a non-spontaneous reaction spontaneous। हमारे स्कूल वाली मैम कह रही थी कि ये पॉइंट गलत है, ये नहीं लिखा। अच्छा, मैम ने कहा था कि ये टोटली गलत है, कुछ और मैम ने डेफिनेशन बताई थी। मत लिखना, नहीं समझ उसको। उनको बोला था किस रिएक्शन का डेल्टा G पॉजिटिव हो तो क्या कैटलिस्ट आदमी से नेगेटिव हो जाता है।
फिर नहीं होता। हाँ बेटा, नाउ नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करूंगी। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन करा रखा है और हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स मैं करा चुकी हूँ, है ना, क्या हुआ है ना सबने। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक यही कंटिन्यू करना है, इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के आओगे अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जितना मैंने करा रखा है उतना पढ़ के आना है। मैं उससे आगे का टॉपिक कंटिन्यू करूंगी कि उससे आगे हमें क्या क्या देखना है। पढ़ लोगे? आपका होमवर्क है, ऐड ऑन कर लो अपने होमवर्क में थोड़ा सा। पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था वो आज सब बच्चों ने कर लिया? मिनर्वा वाले बच्चों ने किया कि नहीं? कौन सा दिया था? कर लिया? डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम, है ना, सबने कर लिया? समझ आ गया? कुछ डाउट्स हैं उसमें? हम पहले वाले में है, चलो डाउट्स तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अपना होमवर्क ऐड ऑन करो। आपने नेक्स्ट क्लास में नोट्स बना के लाने हैं +1 में हाइड्रोजन चैप्टर का, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये मेरा क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपका होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट कमिंग क्लास, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ब्रैकेट पे लिखो ROGUE, ROGUE, रॉग एलिमेंट। ठीक है, ये एक फ्रॉड एलिमेंट कहलाता है, रॉग एलिमेंट। तो क्यों ऐसा लगा, ये आपका क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई इट इज रॉग एलिमेंट, व्हाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज एनॉमलस, व्हाई इट इज डिफरेंट, तो इसकी पोजीशन में डिफरेंसेस आएंगे तो आपको दिखेगा कि वो कभी ग्रुप 1 से रिसेंबल कर रहा होगा और कभी ग्रुप 17 से। तो कॉपी के 2 पार्ट कर देना, ठीक है, कॉपी के पेज के 2 पार्ट, कॉपी फाड़ नहीं देनी, कॉपी के पेज को फोल्ड कर देना और फोल्ड करके आधे पेज पे आप लिखना है रिजेम्बलेंस विद ग्रुप 1, रिजेम्बलेंस विद ग्रुप 17, ठीक है, और फिर लिखना है डिफरेंसेस फ्रॉम ग्रुप 1, डिफरेंसेस फ्रॉम ग्रुप 17। क्या लिख के आना, समझ आ गया? रिजेम्बलेंस विद ग्रुप 1, रिजेम्बलेंस विद ग्रुप 17, डिफरेंसेस फ्रॉम ग्रुप 1 एंड डिफरेंसेस फ्रॉम ग्रुप 17। कहाँ वो डिफरेंट है, कहाँ वो सेम है। सेम ही पॉइंट है, पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक ही चीज बार बार लिखे जा रहे हैं हम लोग। तो ये पढ़ के आना है, ये नोट्स बना के लाने हैं, ये 2 टॉपिक, अगला टॉपिक जो आपका इनऑर्गेनिक वाला, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम लोग एल्कीन स्टार्ट कर चुके हैं और जितना टाइम बचेगा उसमें जरा ये काम भी कर लेंगे, ठीक। ओके जी, थैंक यू बेटा। थैंक यू।